3। हेलो नमस्कार, जय हिंद बच्चों, कैसे सब आप लोग। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट अभी हैंडल कर रहे हैं और इस ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम पोर्ट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। और आजकल की परीक्षाओं में जो है बहुत हद तक एग्ज़ामों में ये पोर्ट्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे पोर्ट्स के बारे में, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे भारत में वैसे तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, 200 से भी ज़्यादा बंदरगाह हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनमें से 12 बंदरगाह ऐसे हैं जो कि मेजर पोर्ट्स माने जाते हैं, जिसमें इंटरनेशनल हमारे बहुत सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स होते रहते हैं। उनमें से 12 बंदरगाहों की सूची यहाँ पर आपको इस चित्र में दी हुई है। तो इसमें से जो है सबसे पहला जो बंदरगाह हम लोग गुजरात चलेंगे। तो पहले तो कोस्ट एरिया देख लेते हैं। कोस्ट एरिया क्या होता है, तो हमारे भारत में 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसमें से जो है आप ये वाला जो तट देख रहे हैं, जो गुजरात से लेकर के शुरू होकर के यहाँ तक गुजरात है, यहाँ तक महाराष्ट्र है, यहाँ तक छोटा सा गोवा है, गोवा के बाद जो है कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद जो केरल है। तो ऐसे 5 राज्य यहाँ पर पड़ते हैं और 5 राज्य वेस्टर्न कोस्ट में पड़ने वाले ये राज्य हैं जो पश्चिमी तट में पड़ते हैं, और 4 राज्य जैसे कि आपका यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद जो है वेस्ट बंगाल। ये 4 राज्य इधर पड़ते हैं, 5 राज्य इधर पड़ते हैं। तो टोटल जो है हमारे भारत के 9 राज्य में तटीय सीमा पड़ते हैं। लेकिन सबसे लंबी जो तटीय सीमा है आप देख सकते हैं गुजरात में पड़ता है कि गुजरात का जो है इस तरह से जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसका जो लेंथ मापा जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात का हमारे पास लंबी सीमा होती है। सेकेंड नंबर में वो आंध्र प्रदेश की सीमा सबसे लंबी मानी जाती है। इसके अलावा जो गोवा है, गोवा की सबसे छोटी बाउंड्री मानी जाती है सीमा, तटीय सीमा। तो यहाँ पर एक जो पोर्ट्स यहाँ पर आते हैं, बंदरगाह आते हैं, उसके बारे में हम लोग चलिए अध्ययन करते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम पर्पज़ से हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवाते रहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पहला बंदरगाह में, तो वो है पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसको मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके लिए। ये है कांडला बंदरगाह। कांडला, कांडला जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो छोटा सा एक मुंह जैसा दिखाई दे रहा है, ये कच्छ की खाड़ी है। ये कच्छ की खाड़ी के पास में ये कांडला बंदरगाह है। ये कांडला बंदरगाह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। इसको ज्वारीय बंदरगाह भी बोलते हैं। ज्वारीय, ज्वारीय मतलब इसको टाइडल पोर्ट भी कहा जाता है। टाइडल, आखिर इसको टाइडल पोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लो एंड हाई टाइड्स हमेशा जनरली आते रहते हैं, जिसको आप ज्वार भाटा भी कहते हैं हिंदी में। तो ये ज्वार भाटा वाला बंदरगाह है। ज्वार भाटा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ज्वार भाटा आने वाला। इसके अलावा आपको पता होगा कि गुजरात में बहुत ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, रुई का प्रोडक्शन होता है। तो कपड़े वहाँ पर, वस्त्र उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए गुजरात से जो है कपड़ा बहुत मात्रा में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। कॉटन्स बहुत सारे मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए ये माना जाता है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए। अब देखते हैं, आगे चलते हैं गुजरात। इसके अलावा भी यहाँ पर गुजरात में बहुत सारे आपके बंदरगाह, छोटे मोटे बहुत सारे बंदरगाह हैं। आपको पता होगा, शायद आप जानते होंगे कि गुजरात में ही सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का एक सबसे पुराना पोर्ट मिला है, पुराना बंदरगाह, जिसको हम लोग लोथल के नाम से जानते हैं। तो लोथल तो आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में गुजरात में ही पहली बार कोई पोर्ट जो है इंसानों के द्वारा बनाया गया बंदरगाह की जो है यहाँ पर मिला था हमको। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। वर्तमान में जो है आपको यहाँ पर बम्बई में आओगे तो बम्बई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। तो यहाँ पर 2 पोर्ट मिलते हैं आपको। एक मुंबई पोर्ट है, पहला है मुंबई पोर्ट, और दूसरा बार लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो पहले हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले ये मुंबई पोर्ट को पढ़ते हैं। मुंबई, तो मुंबई पोर्ट जो है ये, इसके बारे में जो प्रश्न आएगा कि ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। दिस इज़ द बिगेस्ट पोर्ट एरिया वाइज देखा जाए तो। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक और है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह का नाम रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाम एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं नहावा शोवा, नहावा शेवा। तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही नहावा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं। नहावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब ये पोर्ट जो है बाद में नवी मुंबई में बनाया गया है। नवी मुंबई में ये बहुत ही अत्याधुनिक पोर्ट है। इसके अंदर बहुत सारी
मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस पोर्ट को बनाया गया है। तो इसमें सबसे भारत का अत्याधुनिक बंदरगाह आपसे पूछा जाता है वो न्हावा सोवा है, जिससे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट करके बाद में भी हाल ही में बनाया गया है। ओके, उसके बाद अपन अच्छा, अब मुंबई में यहाँ पर से क्या चीज़ एक्सपोर्ट होगा, तो मुंबई में भी और न्हावा सोवा में भी ज़्यादातर मात्रा में टेक्सटाइल ही जो है यहाँ से भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वस्त्र और कॉटन के सामान ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वैसे तो आयरन वायरन भी किए जाते हैं यहाँ से, लेकिन आयरन के लिए मान लो आपसे फेमस पूछा जाए तो नेक्स्ट वाला है, उसको बोलते हैं मार्मुगाओ पोर्ट। इसका नाम है मार्मुगाओ, इसका पोर्ट का नाम है मार्मुगाओ बंदरगाह। मार्मुगाओ पोर्ट जो है बेसिकली गोवा में आता है। गोवा में जो है वास्को डिगामा एक जगह है, वहाँ पर ही ये पोर्ट मौजूद है। और मार्मुगाओ पोर्ट चूँकि गोवा में अच्छे खासे मात्रा में स्टील होता है, तो भारत के कुछ बहुत महत्वपूर्ण राज्य जहाँ पर स्टील बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है वो है छत्तीसगढ़, वो है झारखंड, वो है उड़ीसा और कर्नाटक, और गोवा का भी नंबर 5वें नंबर पे आता है। तो गोवा में भी अच्छा खासा मात्रा में स्टील है, तो यहाँ से स्टील एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, स्टील या फिर आयरन ओर ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद जो है गोवा के और नीचे आएंगे तो ये कर्नाटक राज्य आ जाता है, ये पूरा कर्नाटक राज्य है। अब कर्नाटक राज्य में जो है निचले हिस्से में न्यू मंगलोर करके आता है पोर्ट। बेंगलोर अलग है, बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, और मंगलोर जो है ये कोस्टल एरिया पास पड़ने वाला एक जगह है जहाँ पर से बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यू मंगलोर से आयरन ओर की सप्लाई की जाती है। आयरन ओर की ये कौन सा पोर्ट हो गया, ये हो गया मंगलोर। अभी तक हम लोग ने क्या क्या देख लिया है, कांडला देख लिया है, मुंबई देख लिया है, न्हावा सोवा देख लिया है, मार्मुगाओ देख लिया है और मंगलोर देख लिया है। तो अभी तक हम लोग 5 देख लिया है। अब छठवा जो है ये कोचीन है। कोचीन आप समझ गए होंगे कि ये केरल वाला भाग है, लास्ट और पश्चिमी घाट में आने वाला केरल अंतिम राज्य है। और इसी में कोचीन करके, जिसे हम कोचीन बोलते हैं, कोचीन बंदरगाह यहाँ पर मौजूद है। अब कोचीन आपको पता होगा केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अच्छे खासे मात्रा में कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको हम लोग इलायची की पहाड़ी बोलते हैं या फिर इसको कार्डमम हिल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से अच्छे खासे मात्रा में स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता है। स्पाइसेस मतलब मसाला का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो मसाला भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो कोचीन से क्या क्या एक्सपोर्ट हो जाता है हमारे पास में, तो ये होता है टी होता है, कॉफ़ी हो गया और स्पाइसेस भी होते हैं यहाँ से, मसाला। तो ये सब एक्सपोर्ट के लिए कोचीन का जो है तट बहुत फेमस है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये अब जितने भी वेस्टर्न कोस्ट में आने वाले जितने भी पोर्ट हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्ट या पूर्वी, ये क्या है, ये पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग में आने वाले बंदरगाहों के नाम हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। नीचे में एक स्टेट है, इसको बोलते हैं हम लोग तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में जो है आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 3 बंदरगाह, बड़े बड़े बंदरगाह यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम लोग सबसे नीचे से शुरू करते हैं। तो नीचे में तूतीकोरिन नाम का एक बंदरगाह है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह है, इसको बोलते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। यहाँ पर से जो है अच्छे खासे मात्रा में राइस का एक्सपोर्ट होता है, चावल का यहाँ से। और तूतीकोरिन बंदरगाह यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गल्फ़ है, जिसको हम लोग गल्फ़ ऑफ मन्नार कहते हैं। इसको बोलते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी इसको कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी, पेपर में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में है। तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी बेसिकली कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके नीचे में जस्ट पाक जल संधि भी है। तो पाक जल संधि किसके बीच में है, श्रीलंका और भारत के बीच में। तो इसी मन्नार की खाड़ी में, द गल्फ ऑफ मन्नार में ही तूतीकोरिन बंदरगाह मौजूद है, और जहाँ से हम लोग राइस का प्रोडक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ स्टील का भी, हमारे भारत से स्टील का बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एक्सपोर्ट होता है
स्टील और आयरन ओर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं। चेन्नई यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल भी है और यहाँ पर से अच्छे खासे मात्रा में यहाँ पर भी जो है स्टील का जो है एक्सपोर्ट होता है, स्टील एक्सपोर्ट होता है। और ऊपर में ही जस्ट एन्नोर करके बंदरगाह होगा, इसका नाम है एन्नोर, ओके। उसके बाद आप और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये 3 हो गए हम लोग। तो तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? एन्नोर हो गया, चेन्नई हो गया, एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरिन। उसके ऊपर जाएंगे तो एक विशाखापट्टनम बंदरगाह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, इस विशाखापट्टनम बंदरगाह कुछ खास चीज़ के लिए फेमस है, जैसे कि अभी हम लोग आगे बताएंगे किसके लिए प्रसिद्ध है। तो विशाखापट्टनम वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर कोल का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, कोयला का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। पर ये एक ऐसा बंदरगाह है जो नेचुरल बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये है प्राकृतिक बंदरगाह। कोई इंसान इसको बनाया नहीं है, ये नेचर के द्वारा बनाया गया एक बंदरगाह है। उसके बाद और देखते हैं तो और आगे जाते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए फेमस जो कि पारादीप बंदरगाह है, आपको दिख रहा हो, उड़ीसा में जो है एक बंदरगाह जिसको हम लोग पारादीप के नाम से जानते हैं। ये उर्वरक निर्यात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर से अच्छे खासे मात्रा में जो है उर्वरक एक्सपोर्ट होते हैं। और साथ ही साथ जो है पारादीप जो है एल्यूमिनियम के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि आपको इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? तो ये उड़ीसा ही राज्य करता है, इसलिए जो है एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है वो। तो एल्यूमिनियम जो है आपको पता होना चाहिए कि बॉक्साइट नाम के जो है ओर से बनाया जाता है, और वो हमारे देश में सिर्फ उड़ीसा में जो है अच्छे खासे मात्रा में एल्यूमिनियम है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पे, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम की जो है मात्रा पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोलकाता हल्दिया पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, वेस्ट बंगाल में। इसको बोलते हैं हल्दिया पोर्ट, हल्दिया। तो कोलकाता में 2 पोर्ट हैं, एक तो कोलकाता पोर्ट खुद ही है और एक हल्दिया पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट बहुत ही पुराना छोटा मोटा पोर्ट है, बहुत पुराना है, लेकिन हल्दिया एक बहुत बड़ा पोर्ट है जिसके बारे में हम लोग बहुत आगे पढ़ेंगे। हल्दिया भी एक ऐसा पोर्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको नदी के मुहाने पर स्थित ये पोर्ट है, नदी के मुहाने पर स्थित। नदी पर के मुहाने पर स्थित पोर्ट को रिवराइन पोर्ट कहा जाता है। रिवर के जो है जस्ट यह रिवर मिल रही है और समुद्र में, तो वहीं पर ये जो है बंदरगाह बनाया गया है। इसके अलावा तो जो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको दिया है। तो ये टोटल जो है 12 बंदरगाह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ और बंदरगाह आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि उनमें से 12 तो टॉप में तो नहीं आते, लेकिन ये जो है टॉप 12 में तो नहीं आते, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो है ये अंडमान निकोबार में कोई बड़ा बंदरगाह नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है इस पोर्ट को। लेकिन अब देखते हैं एग्ज़ाम पर्पज़ से कौन सो जो बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जो एग्ज़ाम में आपको और पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाह में 200 से भी ज़्यादा बंदरगाह हैं हमारे पास, लेकिन टोटल जो है 12 सबसे बड़े बंदरगाह हैं। इसमें जो है इंडियन पोर्ट एक्ट लगता है 1908 के अनुसार। जो बड़े बंदरगाह हैं वो केंद्र सरकार हैंडल करता है उसकी पूरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और जो छोटे बंदरगाह हैं उसको राज्य सरकार द्वारा वो संचालित किया जाता है। राज्य सरकार अपना जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर वहाँ पर जो है अपना कुछ टैक्सेस से वो जो है वहाँ पर मनी अर्न कर सकते हैं, और पूरा जो है बड़े बंदरगाहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा रहता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि कोई भी बंदरगाह, कोई भी पोर्ट पर सीधे कोई भी व्यक्ति प्राइवेट कंपनी का कब्जा नहीं होता। पूरे के पूरे बंदरगाह चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो सब का सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होता है। और यदि मान लो अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ने PPP मॉडल चला रहे हैं, PPP मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इस मॉडल के आधार पर कुछ जगह का पूरा जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को भी दी जा रही है, लेकिन वो सरकार के अंडर कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे बाद में जो है 1908 के बाद में 1963 को
एक जो है पोर्ट ऑफ ट्रस्ट एक्ट बनाया गया था, जिसमें जो है गवर्नमेंट एक ट्रस्टी अपॉइंट करती है। ट्रस्टीशिप जो होता है वो ट्रस्टी मतलब गवर्नमेंट अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अंदर ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ट्रस्टीशिप बना देती है। ये ट्रस्टीशिप भी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो आपको ये ट्रस्टी एक्ट कब आया था ये पूछा जा सकता है, तो 1963 में। अब ये जो आखिर ये जितने भी पोर्ट्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आते हैं और ये काम करते हैं अपना। चलिए आगे देखते हैं कुछ बहुत उसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या बचते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक मुंद्रा पोर्ट दिखाई दे रहा होगा जो बिल्कुल डिफरेंट है। मुंद्रा पोर्ट गुजरात के जो है कच्छ की खाड़ी में ही स्थित है। मुंद्रा पोर्ट जो है पूरा का पूरा आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं अडानी ग्रुप। ये गौतम अडानी का ग्रुप है। तो PPP मॉडल पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पोर्ट को गौतम अडानी को भी दिया हुआ है। यहाँ पर पूरे गौतम अडानी कंपनी के सारे शिपिंग जो है यहीं से आदान प्रदान होते हैं। और ये प्राइवेट पोर्टों में सबसे बड़ा पोर्ट यही है मुंद्रा पोर्ट, जो कि पर्टिकुलर गौतम अडानी के लिए है। गौतम अडानी चाहे तो किसी व्यक्ति को यहाँ पर आने जाने के जो है परमिशन दे सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, और साथ साथ यहाँ पर कोलकाता पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जा सकता है। ये सबसे पुराना पोर्ट है, इतना पुराना है कि जो अंग्रेजों का टाइम का है। ये 1870 में बनाया गया पोर्ट था। तो मतलब इतना पुराना बंदरगाह है। ये पुराना जहाज को मत देखिए, पुराना बंदरगाह है ये पूरा। ये बिल्कुल हल्दिया पोर्ट के पास में ही स्थित है। अब देखते हैं कुछ और पोर्ट जो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है विशाखापट्टनम पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जिससे विशाखापट्टनम पोर्ट में बहुत सारे कोल का ट्रांसपोर्ट होता है, कोयले का। तो ये बिल्कुल काला काला दिखाई देता रहता है यहाँ पर जाओगे आप तो। और यहाँ पर कुछ कुछ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी के बीच से एक रास्ता जाता है और एक पूरा सब तरफ से अंदर से लैंड लॉक्ड है, ये पूरा ज़मीन से घिरा हुआ है। इसलिए हम इसको विशाखापट्टनम बंदरगाह भू आविष्ठित बंदरगाह कहते हैं। और इसको लैंड लॉक्ड है और ये पूरे तरह से प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब कोई ह्यूमन उसको मैन मेड नहीं है। दो पहाड़ों के बीच से एक नीचे से अंदर से रास्ता जाता है और अंदर जा करके एक बहुत बड़ा तालाब जैसा बन जाता है। और वहीं पर ही सब जितने भी थोड़ा गहरीकरण वहाँ पर कर दिया गया है और गहरा करके जितने भी ये बड़े बड़े जहाज हैं, शिप यहाँ पर जा करके खड़े हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल हार्बर है। उसके बाद जो है मुंबई पोर्ट, यहाँ पर आपको पता है कि मुंबई आर्थिक राजधानी तो है ही, तो ये सबसे बड़ा पोर्ट इसी को माना गया है, मुंबई को। और उसके बाद एक अब यहाँ पर दो और पोर्ट दिए गए हैं। इसमें कांडला पोर्ट एक ज्वारी बंदरगाह, जिससे मैंने पहले ही बताया, ज्वार भाटा के कारण ये सब इनकी पार्किंग होती है और ज्वार भाटा के कारण इनकी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस पोर्ट को। साथ ही साथ हल्दिया रिवराइन पोर्ट, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया, ये नदी दिखाई दे रहा है। ये नदी जो है हुगली नदी, और हुगली नदी जब जाकर के समुद्र से मिलती है तो ये जो है ये पोर्ट का निर्माण होता है और ये रिवराइन पोर्ट इसलिए इसको कहा जाता है। ओके, अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य में आऊँगा बच्चों, क्योंकि अभी 2022 में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इसको बोलते हैं सेतु समुद्रम परियोजना। इस सेतु समुद्रम परियोजना क्या है, व्हाट इज़ सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट? तो इसके लिए जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो भारत में आपने देखा होगा, ये हमारा जैसे भारत देश है तो यहाँ पर श्रीलंका है। अब यहाँ पर राम सेतु है, तो पूरा मान लो ईस्टर्न कोस्ट के मान लो किसी वेस्ट कोस्ट से हमारे देश में मान लो कोई सामान को पहुँचाना है, कहाँ पर पहुँचाना है? ईस्टर्न कोस्ट में या पूर्वी तट में, पश्चिमी तट से सामान को पहुँचाना है तो इसको पूरा का पूरा श्रीलंका को घूम के जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया है इसको, तो ये पूरा का पूरा भारत से घूम के जाता है। तो इसको अतिरिक्त जो है लगभग 700-800 किलोमीटर का अलग से दूरी तय करनी होती है। तो 700-800 किलोमीटर दूरी तय करने में इससे बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन भी होता है। तो इसको दूर करने के लिए हमारा जो है यहाँ पर एक पोर्ट है, जैसे कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि तूतीकोरिन नाम का एक पोर्ट बनाया था यहाँ पर, तूतीकोरिन। ये तूतीकोरिन के पास से ही ये सेतु समुद्रम परियोजना स्टार्ट हो रही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये राम सेतु का एक हिस्सा से हम लोग इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम लोग सफल भी हो गए हैं। अब हमको श्रीलंका घूम करके जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत में आपको माल पहुंचाना है तो आप यहाँ पर से ही इस राम सेतु के पास से ही जो है इसको जा सकते हैं। राम सेतु का कुछ हिस्सा जो है टूटा हुआ है, वहाँ पर से इसको निकाला जा रहा है। तो इस तरह से सेतु समुद्रम परियोजना आपको समझ में आ जा गया होगा। ईस्ट कोस्ट को भारत के वेस्ट कोस्ट से जोड़ने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच ये कौन सा राम सेतु के बीच से इसको निकाला गया है। तो इस तरह से
मैंने आपको कोशिश किया कि पूरी जानकारी दे पाऊँ। ये आजकल छोटे मोटे एग्ज़ामों में एक नंबर का क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइए। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जा कर के मैं बहुत ही अच्छे से ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनाते रहूँगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे आगे चाहता हूँ। जय हिंद। कितना टाइम तक बना यार?